कीवू रीजन की साउथ प्रोविंस की कैपिटल सिटी बुकावू में मैं फिलहाल हूँ और इसीलिए कीवू से आज हम ट्रैवल करके जाएंगे इसकी नॉर्थ प्रोविंस की कैपिटल सिटी गोमा। This is what it sounded like in Goma. Heavy gunfire ringing out. इस टाइम ना बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है इधर। अभी जो भी इनका चलने लग रहा है ना लफड़ा, इस टाइम मान लो पीक सी पे है। कल परसों यहाँ पे हमले से होने शुरू हुए हैं, तो इसलिए ना बहुत चारों तरफ से कोई ना कोई निगरानी रख ही रहा होता है कि भी कोई इंसान क्या कर रहा है। और स्पेशली मैं बाहर का हूँ तो और ज़्यादा इनका शक जाता हूँ अभी ये क्या करने लग रहा है इंसान। और हमने पूछा यहाँ पे लोकल से कि भी यहाँ पे पुलिस वगैरह कोई कार्रवाई नहीं करती अगर ऐसे कोई लूटपाट कर दो। बोल रहे वही लूट लेगी तुम्हें। फोन ऊपर उठाने से भी घबराहट हो रही है इधर तो, मतलब ऐसा माहौल है इस देश का और शहर का। तो यार किले बिछा रखी थी सड़क पे, आप पता नहीं देख पाए नहीं देख पाए। सड़क पे किले लगा रखी है सिपाहियों ने रोकने के लिए। यहाँ कुछ नहीं पता कब बॉर्डर बंद हो जाए, एयरपोर्ट भी बंद हो जाए। और जो वो रेबल्स हैं जिनका नाम शायद ले दिया होगा, नाम नहीं लेंगे हम, वो भाई कभी भी उनका मेन मकसद ये है कि वो एयरपोर्ट पे कब्जा कर लें। अगर एयरपोर्ट पे कब्जा हो गया तो फिर इस सारे रीजन पे कब्जा हो जाएगा। और लड़ाई की मेन वजह भी इस रीजन में जो है मिनरल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो जो पड़ोसी देश है वो कब्जा करने सिपाही है, आगे मिलिट्री है मिलिट्री। फाइनली अब वक्त आ गया इस देश से निकलने का। बस सक्सेसफुली किसी भी तरह हम गोमा एयरपोर्ट के अंदर गुजर फ्लाइट बोर्ड कर ले ताकि हम यहाँ से कीनिया पहुँच सके। बिना पूछे डिग्गी खोल ली और सामान उतार रहे हैं। किसने कहा है तुम्हें? खुद से खोल दिया? क्यों छेड़ रहा है? किसने कहा था तेरे को? नो 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 नो, आई विल टेक इट माई सेल्फ। आई विल टेक इट माई सेल्फ। क्योंकि बुरुंडी के 3 सराउंडिंग देशों में से 2 देशों में मैं जा चुका, नेमली तंजानिया एंड रवांडा। आज हम सफर तय करेंगे इसके तीसरे पड़ोसी देश DRC के लिए। ये मैडम आई है, पहले तो उसने मना कर दिया, कह रहा नहीं होगी एंट्री, जाओ। लो भाई घुस गए अपन फाइनली, सारी हैसल के बाद बहुत ज्यादा। भाई इन बाइक वालों के साथ हम नेगोशिएट कर रहे थे और हमारे हालात देखो, बैग बचाते फिर रहे हम तो अपने। भाई आधा घंटा हो गया इनके साथ माथा मारते हुए, कोई कंक्लूजन ही नहीं कर रही, कोई नहीं चल रहा। लड़े जा रहे हैं। बाकी सिचुएशन जितनी फन दिख रही है ना उतनी है नहीं है, काफी इंटेंस है। सड़क पे मिलिशियास की गाड़ी जा रही है, मतलब पूरी जीप्स। ओ ये देखो परमवीर की बाइक आई, चिपट गए यार। भाई जस्ट अभी हमारे साथ से गुजरा एक ट्रक लदा हुआ, इतने सारे उसमें पुलिस वाले, इतने सारी बंदूकें, मतलब यूं मान लो ट्रक से गिरने को हो रहे थे, इतने सारे लदे हुए थे उसमें। चालक ने पी लिया है दारू और अब हम जा रहे हैं सीधा बुकावू। मेरे ट्रैवल्स में अफ्रीका के अंदर भी अफ्रीका के बाहर भी इतनी टूटी फूटी सड़कें हैं, इतनी बेकार हालत मैंने पहले तो कभी देखी नहीं। दोस्तों जितना ज़्यादा हम बॉर्डर से दूर जा रहे हैं और देश के अंदर घुसते जा रहे हैं, मतलब माहौल उतना इंटीमिडेटिंग होता जा रहा है। सड़क पे हर कोनों पे सिपाही खड़े, पुलिस खड़े, इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें लेके, तो कुछ नहीं पता यार। सिचुएशन ना यहाँ पे बहुत ही अजीब सी लग रही है, लोग एग्रेसिव होते जा रहे हैं। बुकावू ब्रो, इज इट अ जोक और व्हाट? बट यू सेड वी आर गोइंग टू बुकावू। सच में जितने बुरे मैंने हाल देखे ना यहाँ और कहीं नहीं देखे। देखो बच्चे ना बकरे के सर के साथ तो ऐसे खड़े हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। और कच्चा देखो ये मांस खाया जा रहा है। ये काम होता ही है अफ्रीका में। रात को ना दारू पी के लोग घूमने लग जाते हैं, ओके। एंड आई डोंट लाइक पीपल हु ड्रिंक एंड कम टू मी। बाय बाय, स्विच मोर। होपफुली टाइमली बॉर्डर क्रॉस करके हम रवांडा में एंटर कर जाए और रवांडा से फिर दोबारा DRC में एंटर कर जाए, क्योंकि हमें फिर गोरिल्लास ट्रैक करने जाना है जंगल में, काहुजी नेशनल पार्क। यहाँ से एक लड़का आया, ऑलमोस्ट हाथ डाल के ले ही गया था मेरा फोन, अभी निकाल के बच गया मेरा फोन। और मुझे बार बार वो ऑन करे जा रहे सारे लोग, फोन पकड़े के रख, फोन छीन लेंगे तेरा, फोन छीन लेंगे। भाई वो देखो गोरिल्लास के बहुत नजदीक आ गया हम। आई एम स्टक। दोस्तों मेरे अफ्रीकन एडवेंचर्स की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। वक्त हुए सुबह के 6 बजे और मैं हूं फिलहाल सेंट्रल अफ्रीका की एक कंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यानी कि DRC, या फिर सिर्फ कॉन्गो या फिर कॉन्गो किंशासा। किंशासा एक्चुअली में DRC देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी भी है। और DRC को अगर आप अफ्रीका के मैप पे देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि इसके आजू बाजू में बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि एक दूसरा देश है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया एंड अंगोला। और 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ DRC देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेकंड लार्जेस्ट देश है आफ्टर अल्जीरिया एंड इज द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये जो आप देख रहे हो ये है लेक कीवू, काफी बड़ी ये लेक है और DRC देश के ईस्ट में पड़ती है। और लेक कीवू के पास वाले जितना भी रीजन है इसे बोलते हैं कीवू रीजन। और कीवू रीजन की साउथ प्रोविंस की कैपिटल सिटी बुकावू में मैं फिलहाल हूँ और इसीलिए कीवू से आज हम ट्रैवल करके जाएंगे इसकी नॉर्थ प्रोविंस की कैपिटल सिटी गोमा। और गोमा से मेरे को फ्लाइट लेनी है नायरोबी कीनिया की। जितने खूबसूरत ये नजारे, ये होटल और ये लेक दिख रहे हैं, इतना कंफर्टिंग एक्चुअली में देश या शहर है नहीं।
और वो भी आप बाहर निकल के जान ही लोगे। और इसी रीजन में काफी सारे मिलिशियाज, रेबल ग्रुप्स, मिलिट्री, पुलिस सभी आपस में लड़ रहे हैं इस एरिया के कंट्रोल के लिए। ज्यादा बात तो मैं खुल के यहाँ पे नहीं बोल सकता, लेकिन एक ग्रुप है जिसे यहाँ की सरकार बोलती है, डीआरसी की सरकार की पड़ोस वाला जो देश है वो सपोर्ट कर रही है, यानी कि रवांडा। और वो ग्रुप्स लड़ने लग रहे हैं यहाँ की मिलिट्री और पुलिस के साथ। इनफैक्ट यहाँ के जो आम सिपाही, फौजी है या जो मिलिट्री है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा था कितना चैलेंजिंग था यहाँ पे सफर करना। रोड्स के थ्रू जगह जगह आपको चेक पॉइंट्स पे रोका जाएगा, घूस ली जाती है, सड़क पे कोई भी आपको रास्ते में रोक लेगा, पैसे मांगे, और सड़कें तो पूरी तरह से टूटी पड़ी है। मतलब ऐसे रास्ते थे इस देश के, यहाँ तक बुकाऊ तक पहुंचना इतना चैलेंजिंग था कि इतने बुरे रास्ते मैंने लाइफ में शायद पहले कभी लिए ही नहीं। और आज का सफर भी कुछ ऐसे ही चैलेंजेस से भरा होने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ से निकलना और पहुंचना है गोमा। गोमा और भी डिस्टर्ब सिटी है। सिर्फ एक अच्छी बात यह है कि हमें बाय रोड नहीं जाना पड़ेगा, इस लेक के थ्रू फेरी से जाएंगे। तो फेरी का समय भी अभी हो गया, एक बार बाहर निकलते हैं। और ये था होटल जहाँ पर हम कल रुके थे भाई, और अभी हम जा रहे हैं इस कार के द्वारा टोयोटा लैंड क्रूज़र से। पहले जाएंगे फेरी पोर्ट पर, फिर वहाँ से फेरी लेके गोमा शहर पहुँचेंगे। और ये है होटल के बाहर का नज़ारा गली का। ये इनका बहुत पॉश एरिया है, मतलब कि यहाँ पर चोर चकार कहते कम आते हैं। ये रही हमारी कार जो मैं फेरी टर्मिनल छोड़ देगी। गुड मॉर्निंग जैम्बो। गाड़ी में बैठते मैं बोल दिया कि गेट अच्छे से लॉक्स कर लो, शीशे ऊपर चढ़ा लो। मतलब हर इंसान हमें यहाँ सख्त हिदायत देता है कि भी फ़ोन बाहर मत निकालना, कोई छीन लेगा। और छीनने का नहीं तो क्या पता कि यहाँ के सिपाही आपसे ले ले। कल इधर हम रात को रेस्टोरेंट पे खाना खाने आए थे और उस रिसेप्शनिस्ट ने हमें बताया कि ठीक इसी जगह एक इंसान को उस दूसरे किसी चोर ने जो भी वो था गोली मार के उसकी हत्या कर दी, ठीक यहीं पब्लिक में बीचों बीच। और उस इंसान के खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं लिया गया। और मानो ये घटना जैसे कि कोई आम बात हो यहाँ पे। और जिस भी इंसान से हमने बात करी ना, सबने सेम ही बात की है कि बहुत ध्यान रखना, ये सड़कें खतरों से भरी हुई है। आए थे हम इधर गोरिल्लास देखने के लिए, जो कि हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा। गोरिल्लास देखने गए थे हम काहुजी बीगे नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क तो ऑब्वियसली जंगल है, अच्छा होता ही है नेचर के बीचों बीच। लेकिन ये जो शहर है ना बुकावू, भाई क्या ही बताऊं, मतलब शायद ही कोई इतनी ओवरवेलमिंग सिटी है जिधर मैं पहले गया हूँ। बहुत ही अजीब बोगरी, मतलब रास्ते, नज़ारे, लोग, हर चीज़। और यहाँ तक आना और इधर से ट्रैवल कर पाना लोकली विद इन द कंट्री बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। फाइनली अब वक्त आ गया इस देश से निकलने का। बस सक्सेसफुली किसी भी तरह हम गोमा एयरपोर्ट के अंदर घुस जाए और फ्लाइट बोर्ड कर ले, ताकि हम यहाँ से कीनिया पहुँच सके। कुछ घंटे की बात है भाई, यहाँ से निकल जाएं। मतलब कल समझ लो हम 2 लाख की भी टिकट एक बार को लेने को हो गए थे। परमवीर ने, मतलब परमवीर अब कीनिया जा रहा है, मैं यहाँ से जाऊँगा दिल्ली। तो परमवीर ने उन्हें कहा भैया मैं यहाँ से निकलना है, मतलब इसकी टिकट हो चुकी थी, मेरी नहीं हुई थी। मेरे लिए भी इसने बोला, कह रहा यहाँ से निकालो, कह रहा इस शहर में नहीं रुकना, इस देश में नहीं रुकना, हमें चाहे कीनिया भेज दो, कहीं भी भेज दो। तो रात को हमारा ये हाल था, बातें सुन सुन के यहाँ पर जो हम लोकल से बातें सुन रहे थे। कह रहा भाई अगर थोड़ा सा नीचे चले गए, एक भाई तो मिले वो भी इंडियन थे, कहते नहीं नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है। और उनके ज़्यादा का मतलब पता क्या था कि 20-50 कदम मत चलना, 20-50 कदम भी मत चलना होटल से, वो वहाँ तक ठीक है 50 कदम तक, उससे ज़्यादा मत जाना। और दूसरे बंदे ने हमें बताया, जो हम गए थे इंडियन रेस्टोरेंट में, उसने बताया, कह रहा भाई साहब बिल्कुल मत निकलना। ये इनका एक मेन लिबर्टी स्क्वायर है, इंडिपेंडेंस स्क्वायर मान लो इसको। बढ़िया बात ये थी कि हम स्क्वायर के उस साइड रह रहे थे, और ये चौक है ना, मतलब इससे इस साइड आएंगे तो ये हो गया अभी इनका इलाका शुरू। सुबह 6:15 बजे के हाल देख लो आप रोड पे। और भाई रोड पे ना हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम ही होते हैं, क्योंकि पता नहीं दूर से नज़र पड़ जाती है, गाड़ी देख के ही समझ आते हैं कि बाहर के लोग होंगे इस गाड़ी में। और ऊपर से जैसे ही हम दिखते गाड़ी में चिल्लाने लग जाते हैं मजूंगो मजूंगो, यानी कि गोरा आदमी, इनके लिए तो हम गोरे ही है भाई। और ऐसे चिल्लाते और चारों तरफ फिर लोग हमें देखने लग जाते हैं। अभी भीड़ कम है तो मैं किस तरह रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, एम्बुलेंस जा रही है किसी को लेके, वरना तो भाई अभी देखो ये सारे चिल्लाने लग गए। ये देखो बाहर के लोग, मतलब हर इंसान चारों तरफ चिल्लाता रहेगा, क्या कर रहा है ओए, क्या कर रहा है ओए, मजूंगे ओए, गोरे आदमी, पैसे दे, फोन नीचे रख, तेरा फोन ले लेंगे, कहाँ जा रहा है। मतलब अभी सुबह सुबह ये हाल होने लग गया। इतनी भीड़ देख लो आप 6:15 बजे। दिन में क्या हाल होता होगा इस शहर का, एकदम घचाघच बिल्कुल। हर कुछ ही मीटर पे पुलिस, सिपाही, कभी मिलिट्री, कभी कोई। और हमने पूछा यहाँ पे लोकल से कि भी यहाँ पे पुलिस वगैरह कोई कार्रवाई नहीं करती अगर ऐसे कोई लूटपाट करे तो। बोल रहे वही लूट लेगी तुम्हें, जो तुम्हें बचाने के लिए बनी है वही लूट लेगी, कपड़े उतरवा लेगी और सारा सामान ले लेगी। बोले ऐसे हाल है इधर के। यहाँ से साउथ कीवू से बुकावू जिस शहर में हम, इधर से नॉर्थ कीवू गोमा में जाना है। और अगर बाय रोड जाए ना तो
7 घंटे का सफ़र है बाय रोड, जो गूगल मैप्स दिखा रहे शायद 6.5 घंटे कुछ का। लेकिन इनके रोड इतने बेकार है कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 9-10 घंटे से पहले तो नहीं पहुंच सकता कोई। और मेन बात ये देखो, ये ऐसे चिपकते रहेंगे। मेन बात है कि भाई वक्त की बात नहीं है, सिर्फ रोड खराब की बात नहीं है, वो जो रास्ते में लोग एक्सपीरियंसेस चैलेंजेस आते हैं जगह जगह। कोई भी गाड़ी रुका के खड़ा हो जाएगा, सड़क पे किले बिछा देंगे ताकि गाड़ी का टायर फट जाए, पैसे दो वरना किले नहीं हटाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे नज़ारे देखे हैं ना इस देश में भाई, बता नहीं सकता। और ना आप लोग जान सकते हैं अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो। और इतनी आर्मी पुलिस इतनी ज़्यादा खड़ी है ना, और कोई छोटी गन तो है ही नहीं किसी के पास, बड़ी गनें हैं सबके पास। मतलब AK-47, 56 मशीन गन्स वगैरह उस टाइप की गन्स हैं। जो भी जा रहा है इतनी आर्मी पुलिस है यहाँ पर। ये भाई फेरी टर्मिनल में आ गए हैं, तो शहर के बीचों बीच 5 से 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। उस शहर को बड़ी खुशी खुशी अलविदा कहने लग रहा हूँ। बस किसी तरह निकल जाए, गोमा पहुंच जाए, एयरपोर्ट में घुस जाए। एयरपोर्ट पे भी बाकी भरोसा नहीं इधर। फेरी शायद सुबह 7 बजे की थी, लेकिन हमें बोला था कि 6:30 बजे आ जाना। हम उठ गए थे 5:15 बजे, 5 बजे ही सुबह तैयार त्यूर होके हम जिस होटल में रुके थे वो हालांकि इस पूरे शहर का बेस्ट होटल है, नो डाउट भाई। इधर के हिसाब से उससे बढ़िया होटल नहीं मिल सकता, लेकिन उनका भी ब्रेकफास्ट तैयार नहीं था। हालांकि हमने कल कहा था सुबह 6 बजे में निकलना है, ब्रेकफास्ट तैयार रखना। 6:15 बजे तक उनका ब्रेकफास्ट ही नहीं आया, फिर मजबूरी में हम निकल ही गए भूखे पेट। चलो भाई जल्दी से फेरी में घुसते हैं अब। भाई देखना यार क्या इन्होंने हाल मचा रखा है लेक का, क्या नाश कर रखा है। कितनी गंदगी यार, कितनी गंदगी। दारू की बोतलें, पता नहीं एनर्जी ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक की, सर्फ के डब्बे, चप्पल, और बदबू इतनी भयंकर आने लग रही है इधर की मैं बयान नहीं कर सकता। हद मचा दी यार। भाई मैं अभी गंदगी की भी वीडियो बना रहा था तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, कौन आ गया, बहुत बुरी नजरों से। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, इस टाइम ना ये जो भी इनके बीच में, भाई मेरी ना नजर पड़ी उधर मेरे बराबर में सिपाही खड़ा था कुछ ही दूरी पे, चश्मे वगैरह लेके, इतनी बड़ी बंदूक लेके, मतलब हर कुछ दूरी पे ऐसे ऐसे बंदूक लिए खड़े रहते हैं। यहाँ पर जो सैनिकों के पास बंदूकें हैं ना, डबल मैगजीन की हैं वो। और अगर हमें वीडियो बनाते पकड़ लिया तो स्पाई के चक्कर में बंद कर सकते हैं, बहुत लंबा कांड हो सकता है। रात को भी हमें बताया था कि अगर पकड़े गए तो बहुत गंदा काम होगा, जो इंडियंस से उन्होंने बताया था। प्रॉब्लम पता है क्या है, इस टाइम ना बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है इधर। अभी जो भी इनका चलने लग रहा है ना लफड़ा, इस टाइम मान लो पीक सी पे है। कल परसों यहाँ पे हमले से होने शुरू हुए हैं और चल तो काफ़ी टाइम से रहा है, लेकिन अभी एकदम से सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो गई है। मतलब दोनों तीनों गुटों में जो भी ग्रुप्स मिली शायद आपस में जो भी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो फिलहाल बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल और सेंसिटिव सिचुएशन है। तो इसलिए ना बहुत चारों तरफ से कोई ना कोई निगरानी रख ही रहा होता है कि भी कोई इंसान क्या कर रहा है। और स्पेशली मैं बाहर का हूँ तो और ज़्यादा इनका शक जाता होगा भाई ये क्या करने लग रहा है इंसान। तो बहुत ही मुश्किल है भाई यहाँ पे वीडियो बनाना तो छोड़ो, मतलब ट्रैवल करना ही, यहाँ पे घूम फिर पाना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है। होटल से बाहर निकलना इतना मुश्किल है, जाके कुछ खा के आना ही इतना मुश्किल है, वीडियो तो छोड़ो। दोस्तों जैसा आप देख सकते हो कि किसी तरह बुकाऊ से गोमा तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि गोमा एयरपोर्ट से मैं अपनी फ्लाइट ले सकूं यहां से निकलने की। लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे लो कनेक्टिविटी एरियाज में भी फ्लाइट्स कैसे बुक करता हूं। तो दरअसल उसके लिए मैं यूज करता हूं वीगो ऐप। वीगो इज अ ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड और इसकी सर्विसेज अलग अलग लैंग्वेजेस और करेंसीज में अवेलेबल है और इसीलिए ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स और होटल्स बुक करने में काफी काम आती है। द वीगो ऐप कंपेयर्स हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल वेबसाइट्स टू ब्रिंग यू द चीपेस्ट फेयर्स। वीगो ऐप पर आप ट्रैवल वेबसाइट्स जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ईज माई ट्रिप या फिर एयरलाइंस जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट एटसेट्रा के प्राइसेस एक साथ कंपेयर कर सकते हैं और डायरेक्टली वीगो से भी बुक कर सकते हैं। और सिर्फ होटल्स और फ्लाइट्स नहीं, अब आप वीगो ऐप पर अपनी बस भी बुक कर सकते हैं। वहीं होटल्स के लिए आपके पास अलग अलग चॉइसेस होती है जैसे कि home rentals like Airbnb, websites like booking.com, make my trip, Agoda, etc. Vigo की नई ऐप पर काफी सारे फन फीचर्स आ चुके हैं and you can also use it for IRCTC train bookings. And most importantly, Vigo claims to be the fastest booking travel app, जो कि काफी यूजफुल है जब आप मेरी तरह लो कनेक्टिविटी एरियाज में हो या फिर जब आपको लास्ट मिनट बुकिंग्स करनी हो। Vigo ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप ऑलरेडी Vigo ऐप को यूज कर रहे हैं तो इसे अपडेट जरूर कर ले टू गेट बेनिफिट्स ऑफ इट्स न्यू फीचर्स। डिस्कवर द रियल वैल्यू ऑफ ट्रैवल विद Vigo। भाई अभी तक चली नहीं है, वक्त हो गया 7:03-4 हो चुकी है और 3 घंटे लेगी और मेरी फ्लाइट है 2 बजे की कीनिया से। यहाँ पे भी गंद वंद देखो, बाकी यार बोतलें फेंक रखी है। गोमा से, सॉरी गोमा से कीनिया की फ्लाइट है मेरी दोपहर की 2 बजे की। 3 घंटे तो ये फेरी लेगी और ये मुझे फेरी टर्मिनल उतारेगी गोमा के और वहाँ से मुझे एयरपोर्ट जाना है और फ्लाइट में भी चढ़ना है। बाकी ये थी हमारी टिकट हमने कल ही ले ली थी क्योंकि हमें बताया गया था सेम दिन मिलती नहीं, सोल्ड आउट हो जाती है। तो हमने $40 वाली ली थी और 40 तो इस टिकट की इन्होंने लिए ही लिए, साथ में इन्होंने $6 भी लिए बैगेज के अलग से, जो इन्होंने आज लिए थे। टिकट हालांकि हमने कल ही ले ली थी लेकिन आज इस पर इन्होंने स्टैम्प सी मारी थी और चेक इन करा था
और साथ ही में $1 का टैक्स और लिया। टैक्स किस बात का दिया ये आप ही देख लो, बटेऊ होने के नाम का। $1 यहाँ पे अलग से लिया बटेऊ से, जबकि इन्हें देना चाहिए बटेऊ का तो इस शायद पोर्ट का नाम है, जगह का नाम है बटेऊ। बाकी यार 7:15 तो इन्हें यहीं पे कर दिए। और ये अर्लीस्ट फेरी थी दिन की, और फेरी भी एक ये 2 जाती है इधर, 2 कंपनीज की। 7 बजे वाली अर्लीस्ट फेरी थी और फ्लाइट एक ही थी पूरे दिन की जो यहाँ से कीनिया जाएगी। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। 7:15 इन्हें यहीं कर दिए। 3 घंटे लगाएगी वो तो तब है जब ये बिल्कुल अभी निकल जाएगी, और 3 बोल रहे तो 3.5 तो लगाएगी। अगर ये बिल्कुल अभी भी निकलेगी तो ये 11 बजा देगी गोमा पहुँचते पहुँचते। और गोमा फेरी टर्मिनल से मुझे उतर के गोमा एयरपोर्ट पहुंचना है, मेरी फ्लाइट के लिए चेक इन करना है, बैग देना है, जो कि 2 बजे की तो फ्लाइट है। यार टाइम बिल्कुल कम है, मेरे तो टेंशन कर दी इन्होंने। और इस देश में मैं एक और सिंगल दिन भी नहीं बिताना चाहता भाई, सीरियसली। चलो भाई फाइनली शायद बोर्डिंग हो रही है। वैसे तो टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं यहाँ पे, सैनिटाइजर भी करो दे रहे हाथ पे लगाने के लिए। ऐसे करते टेम्परेचर चेक। हाँ फॉर्मेलिटी बस यूँ करके जाओ, मशीन पे देखते ही नहीं है चलते चले जाओ, ऐसे मार देंगे। यूँ तो बैग भी चेक कर रहे थे तलाशी के लिए। टाइम हो गया भाई दोस्तों 7:28। हाँ हो ही गया 7:30। अभी तक चली नहीं, अंदर आके बैठ गए हम। लेकिन मैं मेरी टिकट भूल गया, पता नहीं कहाँ रख के, सारा बैग टटोल लिया, मिली नहीं। सारे लोग घुस गए, मेरी वेट कर रहे थे। मेरे को लगा टिकट खो गई। मैं वापस काउंटर पे गया, फिर उनसे बहस करी, उनको मेरा नाम ना समझ में आया ना उन्हें इंग्लिश आए। लेकिन फिर मैंने मेरे पासपोर्ट में देखा, पासपोर्ट के अंदर पड़ी थी, तो निकाल के दिया, भाग के आगे बैठ गया। लेकिन चला इन्होंने अब भी नहीं। ये है भाई टाइम। बाकी फेरी के 7 बजे की नहीं थी, 7:30 की थी, पर 7:30 भी हो गया, अभी भी नहीं चली। 7:30 चल के 10:30 लिख रखा है इन्होंने, गोमा पहुँचा देगी। गोमा बुकावू या फिर बुकावू टू गोमा, ये देखो 10:30 इनके हिसाब से। देखो भाई पता नहीं क्या होगा। लो भाई दोस्तों चल पड़े हैं बुकावू से गोमा की तरफ। 7:35-40 हुए और ये देखो नज़ारा कुछ हमारी फेरी से। यार लेक में तो सुंदर लगता है ये देश, और शहर तो नहीं कहूँगा, पर बस यूँ समझ लो दूर से नज़ारे। भाई अभी थोड़ी देर पहले आए फेरी में, सैनिटाइजर से हाथ साफ करवा के, और अभी एक खाना देंगे। खाने के नाम पे मतलब ये केक सा है, और ड्रिंक्स थी, फैंटा कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो सब बटंगा। तो मैंने तो एक पानी की बोतल ही ले ली, हालांकि पड़ा था पानी मेरे पास बैग में, पर एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा। वक्त हो गया एग्जैक्टली 10:30 और अभी तक पहुँचे नहीं हम। हालांकि टाइम इसका 10:30 का ही था, 10:30 पहुँचना था हमें, पर पहुँचाया ही नहीं अभी तक। और एग्जैक्टली 2:10 की मेरी फ्लाइट है यहाँ गोमा एयरपोर्ट से, यानी कि सही 3.5 घंटे बाद, 3 घंटे 40 मिनट बाद। पर पता नहीं भाई ये कब पहुँचाएंगे। और पिछले 1-1.5 घंटे से तो इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं चल रहा, कोई सिग्नल नहीं आ रहा। हालांकि शुरुआत में फिर भी चल रहा था बीच बीच में, अभी तो कुछ नहीं चल रहा। सामने इन्होंने टीवी लगा रखा है जिसमें कभी शेर शिकार करता हुआ दिख रहा है, हिरण का, कभी ये आ रहे लोग, कुछ ना कुछ हो जा रहा है। इधर ये डस्टबिन से रख रखे हैं, पता नहीं कचरे के लिए या उल्टी के लिए। अभी तो भाई दूर दूर तक कुछ दिखना ही नहीं लग रहा, लेक ही है चारों तरफ जहाँ तक नजर जा रही है। इसका मतलब तो नज़दीक भी नहीं हम। इधर भी कुछ नहीं है, उस तरफ चल के देखते हैं, हो सकता है उधर सी गो आगे। पर फिर भी ना एक सही चीज़ क्या है कि किसी को भी ना ऐसे सी सिकनेस वगैरह नहीं होने लग रही, क्योंकि लहरें नहीं है। समुद्र में होता है तो कई बार लहरें बहुत तेज हो जाती है। जिस तरह इंडोनेशिया में बाली आइलैंड से गिली त्रवांगन गया था मैं, बुरा हाल था भाई वहाँ पे। और यहाँ पे भी लेक में देखना, यहाँ तक कचरा फेंक रखा है लोगों ने, मतलब लेक के बीचों बीच। आपको पता नहीं कैमरे में दिख पा रहे हैं, दिख पा रहा, ये देखो पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेंक रखी है, प्लास्टिक बॉटल्स। और मतलब लेक में भी देखो ये डंगा दिखने लग रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ पड़ी है। क्योंकि लेक है ना, आमतौर पे समुद्र में तो लहरें ऊपर नीचे हो जाती है काफ़ी बड़ी बड़ी, तो कई बार ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी भी होती है फेरी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो सीधा ही है सफ़र। ये देखो इतना प्लास्टिक यार, नीचे बैग्स वैग्स पड़े हैं लोगों के। ये कुछ फेरी के नज़ारे हैं। वहाँ सामने वो देखो एक हेलीकॉप्टर भी जाने लग रहा है, पता नहीं किसका है, यहाँ पे कुछ नहीं पता। और लेक किवू भी द ग्रेट अफ्रीकन लेक्स में से एक है, और
वन ऑफ द डीपेस्ट लेक्स ऑफ अफ्रीका में से भी एक है। और इस लेक कीवू का एरिया लगभग 2700 स्क्वायर किलोमीटर और पूरे अफ्रीका की शायद 7th या 8th लार्जेस्ट लेक है लेक कीवू। लेक कीवू की एवरेज गहराई है 240 मीटर और शायद डीपेस्ट पॉइंट है 485 मीटर गहरा। ये लेक रवांडा और डीआरसी देश शेयर करते हैं और क्योंकि रवांडा इतना नजदीक है, आप लोग समझ ही गए इस एरिया में ये सारी केओस चलने लग रही है। बाकी लोकल कम्युनिटीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है लेक, क्योंकि सबसे पहली चीज तो कम्यूट कर सकते हैं लोग, जैसे हम करने लग रहे हैं, आसपास जाने के लिए रास्ते आसान और छोटे बना देती है। उसके अलावा फिशिंग करते हैं लोकल लोग यहाँ पे अपना पेट पालने के लिए। साथ ही साथ इस लेक का यूज किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली बनाने के लिए। पर फिशिंग के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग भी होने लगी और काफी मछलियों की डिप्लीशन होने लगी इस लेक में, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुंच ही रहा है और साथ में पानी का भी पोल्यूशन बहुत हो गया। इधर वाटर पोल्यूशन आप देख ही सकते हो, कितनी गंदगी है। देखो यहाँ भी प्लास्टिक की बोतलें पानी में तैरने लग रही है इतनी सारी। वक्त हो गया 10:47, यानी कि 11:45 से भी ज्यादा हो गया है। और वैसे अब दूर दिखने लग गया गोमा शहर। वो देखो वो रहा गोमा शहर, पहुंचा दो यार बस अब जल्दी, बहुत देर होगी। 11 बज गए और अभी डॉक होने लग रही है फेरी। हम तो पहली बार निकल गए, हम दोनों की फ्लाइट है मनोज भैया की इथोपिया की 4 बजे की, लेकिन मेरी 2 बजे की है कीनिया की, तो बिल्कुल भी देरी अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो भाई लग गए पोर्ट पे, फर्स्ट बनना है अपने को। आ जाइए अभी, चलो भाई बैग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारा पासपोर्ट ले गए तो मतलब एक शहर से दूसरे शहर है, यहाँ भी इमिग्रेशन होगी भाई। हर चीज रजिस्टर करते हैं, कौन बंदा आया कौन गया। चलो भाई ये इस बंदे की गाड़ी में सामान रख लेते हैं। टैक्सी दिस कार, थैंक यू भाई। वैसे यहाँ भी इनका दफ्तर है जिसमें ये एंट्री करने लग रहे हैं अपनी किताब में, जो जो लोग आए हैं वो गाँव से किस लिए आए हैं, क्या करने आए, सारी चीज़ लिखने लग रहे हैं यहाँ पे। इधर ही खड़ा हो गया मैं इनके दफ्तर के बराबर में, ये बनाने लग रहा हूँ भाई। गाड़ी में बैठते हैं। क्या शहर है यार ये, क्या जगह है। सड़क पे भी ऐसे इतने सिपाही बंदूक लेके, ये ऐसे लोग आ जाते हैं बिन बुलाए, आके दरवाजा बंद करते हैं, कहते हैं पैसे दो। चलो भाई यहाँ से अब हम एयरपोर्ट। अरे रुक जा, अभी भी गेट खड़खड़ा रहा है। अरे नहीं देने पैसे। हाउ मेनी मिनट्स फ्रॉम हेयर टू एयरपोर्ट? हाउ फार एयरपोर्ट? Quanto minutes time? How much from here to airport? Time. But Airport time. 15 minutes. Bende. Fast, rapid. भाई बाहर ऐसे सिपाही खड़े हैं, बंदूकें ले लेके चारों तरफ जीपें भर के जा रही है। फोन ऊपर उठाने से भी घबराहट हो रही है इधर तो। मतलब ऐसा माहौल है इस देश का और शहर का, तो यार बुरा हाल। मतलब पहले तो हमारा पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट लेके वो चले गए, बोले कि भी जो भी यहाँ पे आए लोग उन सब की उन्होंने रजिस्टर में सबकी एंट्री करी कि भी क्यों आए, क्या करने आए, क्या करेंगे, किधर रुकेंगे। मैं बोला भाई फ्लाइट है 2 घंटे बाद एयरपोर्ट जाना है, कीनिया से हमारी 2 घंटे बाद फ्लाइट है, तो उसने डाल दिया ट्रांजिट कर रहे हैं। और तुरंत फिर पासपोर्ट लौटाया और टैक्सी के पैसे मांग रहा था $20। हम बोले रेट वैसे $5 का है यहाँ से एयरपोर्ट का, पर मजबूरी थी क्योंकि मेरी फ्लाइट है जल्दी, तो मजबूरन $10 की लेनी पड़ी। 10 में लेके जा रहा था लास्ट। अब ऑप्शन भी था हमारे पास और लास्ट मोमेंट पे क्या करते, अरे चला ले भाई, रेंग क्यों रहा है, फास्ट ब्रो प्लीज फास्ट। देखो दोस्तों किले बिछा रखी थी सड़क पे, आप पता नहीं देख पाए नहीं देख पाए, सड़क पे किले लगा रखी है सिपाहियों ने रोकने के लिए। तो मुश्किल से कोई सड़क दिखी है जिधर सिपाही नहीं है, पुलिस मिलिट्री नहीं है, हाथों में बंदूकें नहीं है। अच्छा आगे है गाड़ी। 22 की गाड़ी में तेल भी नहीं था, अब हमें लेके जाएगा तो इस बहाने से तेल याद आ रहा है। तेल भी पेट्रोल पंप से डला रहा है, सड़क पे बोतलें पड़ी है, उन बोतलों से लेगा। ये देखो ऐसे तेल बिकता है यहाँ पे इन बोतलों में। भाई पहला फ्रेंडली आदमी दिखा है देश में। इतना बढ़िया आदमी कोई कैसे हो गया। पीछे बोतल से लगा हुआ है, देखो कैसे इसमें तेल भर रखा है। नहीं इसके पास तेल के पैसे भी नहीं होंगे, हम सवारी मिल गई इसलिए डलाया होगा। और यहाँ से एयरपोर्ट अभी मैंने देखा सिर्फ 5 किलोमीटर था फेरी टर्मिनल से, 13 मिनट का सफर था, उसके $10 ले रहा है। $10 इस देश में एक इंसान 2 हफ्ते में कमाता होगा, एक आम आदमी वैसे, क्योंकि बहुत गरीबी है। तेल भी वैसे इन्हें बहुत महंगा मिलता होगा ब्लैक मार्केट से, जो ऐसे लेने लग रहा है। बहुत ज़्यादा कीमत होगी इन देशों में, तेल वेल रिसोर्सेज करप्शन की वजह से रहती जो है नहीं। एनीवे भाई चलते हैं। बहुत मतलब ना वही जैसा मैंने आपको बताया पहले जैसे माहौल था, यहाँ भी ऐसा है, बहुत इंटिमिडेटिंग। हर जगह सिपाही बंदूक के जीपें भरी भरी जाने लग रही है, क्योंकि काफ़ी ही डिस्टर्ब एरिया है, काफ़ी ही मतलब यूँ मान लो नाजुक सिचुएशन है आगे।
कभी भी किसी भी गुट में लड़ाई हो सकती है। और फिलहाल तो पीक पे है, 2 दिन से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। ये है भाई शहर, और पीछे बाइक पे सिपाही थे, हमारी तरफ उंगली कर रहे थे, हमें लगा पीछा कर रहे हैं, पर फिर हमने फ़ोन वोन रख लिया तो बच गए, एकदम से निकल गए फिर वो। भाई फेंसिंग देखना कैसी कैसी हो रखी है इधर, और सीधे हाथ को थोड़ी दूरी पे यहाँ पे रवांडा देश है, तो इसीलिए ये सिचुएशन नहीं, ये जगह है, लोकेशन बहुत सेंसिटिव है। भाई अभी किसी हम मार्केट से एंटर कर गया है, यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मतलब मेन रोड से माहौल थोड़ा सा ठीक। यहाँ पे इतने सिपाही नहीं दिख रहे, नहीं भाई बाहर तो ऐसा हो रहा था कि भाई वॉर जोन में आ गया बिल्कुल ही, अभी लड़ाई होएगी यहाँ पे। और ये एयरपोर्ट का रास्ता है इस देश का, और जबकि आमतौर पे एयरपोर्ट के तो रास्ते बड़े खुले और बढ़िया होते हैं शहरों के और देशों के, पर ये रास्ता पता नहीं मार्केट के थ्रू होके जाने लग रहा है एयरपोर्ट पे, विच इज़ वेरी अनयूजुअल। पता नहीं अब बाकी नॉर्थ प्रोविंस में आ गया है, किवू रीजन की, लेक किवू के बराबर में आपने देखा ही, और नॉर्थ प्रोविंस की कैपिटल सिटी गोमा में फ़िलहाल हम है। बस जल्दी से एयरपोर्ट पहुंच जाए और फ्लाइट में घुस जाए और फ्लाइट उड़ जाए। यहाँ पे एयरपोर्ट भी बंद हो जाते हैं, कुछ नहीं पता। चौक पे पुलिस, मिलिट्री, सब जगह पूरी भीड़ंबार दिखेगी। यहाँ कुछ नहीं पता कब बॉर्डर बंद हो जाए, एयरपोर्ट भी बंद हो जाए, और जो वो रेबल्स हैं जिनका नाम शायद ले दिया होगा, नाम नहीं लेंगे हम, वो भाई कभी भी उनका मेन मकसद ये है कि वो एयरपोर्ट पे कब्जा कर लें। अगर एयरपोर्ट पे कब्जा हो गया तो फिर इस सारे रीजन पे कब्जा हो जाएगा। और लड़ाई की मेन वजह भी इस रीजन में जो है मिनरल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो जो पड़ोसी देश है वो कब्जा करने चाहिए। आगे मिलिट्री गूगल मैप्स पे दिखा रहा था 13 मिनट का सफ़र, पर 13 मिनट तो हमें चले हो चुके और हम आधा रास्ता भी नहीं आए। अभी भी हमें सिपाहियों ने पीछे रुकवाया था, पर शक नहीं हुआ उन्हें बिल्कुल भी, तो बोले जाओ। जो चालक है गाड़ी का वो लोकल आदमी है, ये चीज़ ठीक है, वरना थोड़ा भी शक हो तो क्या पता हमारा टाइम वेस्ट करे और चीज़ करे, तलाशी ले। बच गए अभी तो। इस बाज़ार में भीड़ में फंसे और अभी फिर हमें रुकवा लिया था सिपाहियों ने, पता नहीं इसने क्या बात करी उनसे, तो बच गए। मतलब हमें ऐसी शक की नज़रों से देख रहे और हमारे अलावा यहाँ पे कोई बाहर का इंसान है ही नहीं। इस पूरी रोड पे मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई नहीं होगा यहाँ पे, मतलब जो इस कॉन्टिनेंट का ना हो, अफ्रीका का ना हो, तो हम अलग से ही चमकते हैं गाड़ी में। मतलब ऐसे घूरने लग रहे हैं हमें, तो पता नहीं कौन है या मतलब अजीब नज़रों से। और कुछ तो दिमाग में नेगेटिव चल रहा हो ना, तो हर चीज़ और भी ज़्यादा नेगेटिव लगती है, इसलिए सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुकी है। बहुत इंटेंस है भाई, बहुत जल्दी फ्लाइट उड़े यार। भाई मुझे नहीं पता कि ये जगह हमेशा ही ऐसी रहती है या क्या इधर हालात होते हैं, पर फिलहाल तो यहाँ पे हमने जिनसे भी सुना सबने कहा था अभी पीक पे है यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस, और बहुत ख्याल रखना हर चीज़ का। और बिल्कुल फील कर पा रहे यार वो चीज़, बहुत टेंशन है इस वक्त यहाँ पे, बिल्कुल पीक पे। पेट्रोल पंप वगैरह बंद पड़े हैं, जालियाँ लगा रखी है, बुरा हाल हो रखा है। और सड़क पे जैसे वो बोतलों में तेल बेच रहे थे ना, यहाँ भी ऐसे सड़क पे बेचने लग रहे हैं, और पेट्रोल पंप्स पे वो लगा रखे हैं जालियाँ, बिल्कुल कांटे। और हमारे उल्टे हाथ को भी दीवार है, उसके ऊपर कांटे लगे, और पता नहीं कभी यूएन के कभी किसी और देश के तरह तरह बटालियंस के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, पता नहीं इधर उनके बेसिस है, वो इनकी मदद कर रहे हैं ट्रूप्स की, पता नहीं क्या है। बाकी लड़ाई सारी यही है कि ये जो रीजन है ना, इस रीजन में काफ़ी रिसोर्सेज और मिनरल्स है डीआरसी देश के, और जो वो गुट है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता ऐसे अभी किसी के आगे, वो गुट लड़ रहा है भाई ये हिस्सा हमें दो। और ये देश कह रहा है कि भाई ये जो इनका पड़ोसी देश है रस है जिसका नाम है, कि भाई वो उकसा रहे इस ग्रुप को, वो पूरी तरह से मदद कर रहा है, फंड करने लग रहा है। और वो देश अभी इस देश का ये हिस्सा लेना चाहता है। ये सब बातें ये लोग क्लेम कर रहे हैं, सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता। एयरपोर्ट आ गया भाई हमारे उल्टे हाथ को, एंड होपफुली यहाँ पे चीज़ें सिक्योर होगी एटलीस्ट अभी तो। खैर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रिस्क वाली जगह भी यही है एक हिसाब से, पर सेफ भी यही है, अब क्या करे। भाई इस शहर में कोई मेरे को रहने के लिए बोले ना, तो कोई मेरे को पैसे देना तो भी ना रहूँ सीरियसली। मतलब ये तो बहुत छोटी बात कर दी, कोई मेरे को लाखों रुपए देना, करोड़ों रुपए दे तो सोचूं, और वो भी इस समय पे जब टेंशन पीक पे है। बाकी और टाइम में तो चलो फिर भी और बात है। भाई गाड़ी रुक गई एयरपोर्ट के बाहर, और पहले ही गाड़ी को घेर लिया गया, इतने बच्चे आगे। अरे उतरने तो दे यार, रुक जो। लोग आके खुद डिग्गी खोल के हमारा सामान उतारने लग गए, अच्छे पागल है।
बिना पूछे डिग्गी खुली और सामान उतार रहे हैं। किसने कहा है तुम्हें? खुद से खोल दिया? क्यों छेड़ रहा है? अच्छा पागल है, बिना पूछे ही। किसने कहा था तेरे को? नो 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 नो, आई विल टेक इट माई सेल्फ। लीव इट, आई विल टेक इट माई सेल्फ। नो नो नो, लो खुद ले जाएंगे। एयरपोर्ट किस बात के पैसे? अरे तू क्यों छेड़? हम खुद लेके जाएंगे, तू दूर हो। भाई टैक्सी वाले को $20 दिए थे, उसने 10 उल्टे दिए। अब लोग हमारे चिपक गए, पैसे हमें दो। चलो अंदर घुसते हैं, यहाँ काम खराब होएगा। हाँ बाय, थैंक यू। नर्क है भाई, नर्क है ये एयरपोर्ट। या जम्बो जेट या भाई घुसते ही मैं करता हूँ, कोई नहीं। घुसते ही भाई हमें रोक लिया सिपाहियों ने, बहुत दुखी करा। बताता हूँ किसी तरह अंदर घुसते। आ जाओ। यहाँ पे भाई एयरपोर्ट पे ना फ़ी पे करनी पड़ती है, $50 टैक्स, सॉरी $55 टैक्स, जो भी एयरलाइन इस एयरपोर्ट से उड़ती है। जबकि आमतौर पे एयरपोर्ट टैक्स एयरलाइंस ले लेती है, टिकट में इंक्लूडेड होता है, पर इधर अलग से एयरपोर्ट पे आए बाद टैक्स पे करना पड़ता है एयरपोर्ट का। $55 यार पर पर्सन, बताओ 5,000 रुपये तो एक जने का टैक्स है। और वो भी एक ऐसे एयरपोर्ट से उड़ने का जिस एयरपोर्ट से मैं ज़िंदगी में कभी भी गलती से भी दोबारा नहीं उड़ूंगा। दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ मेरी फ़्लाइट के बोर्डिंग गेट पे, और यहाँ पे बोर्ड करने के लिए फ़्लाइट बैठा हूँ। और इतनी कैजुअल अप्रोच है एयरपोर्ट पे, मतलब भाई कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ तक कि स्कैनिंग मशीन तक नहीं है जिसमें बैग स्कैन हो सके। और वो भी इतने नाजुक एयरपोर्ट पे जहाँ पे कोई भी बैग में बंदूक लाके प्लेन हाईजैक कर सकता है या लूटपाट कर सकता है, कुछ भी टेंशन क्रिएट कर सकता है। मतलब कोई भी प्लेन हाईजैक कर ले और यहाँ की सरकार से फिर डिमांड करने लग जाए कुछ भी। और ऐसे एयरपोर्ट पे स्कैनिंग मशीन तक नहीं है कि भी बैग के अंदर देखा जाए कि बैग्स में है क्या, और बैग बस ऊपर से देखने लग रहे। और मेरे जैसे को तो पता नहीं किस बात पे क्या ही शक होने लग रहा है, सीधा बोले अपनी बंदूक निकाल, बंदूक निकाल। जब मैं एयरपोर्ट के अंदर भी घुसने लग रहा था तो बाहर जो सिपाही थे वो बोले बंदूक निकाल अपने बैग की, तू सिपाही है, तू सोल्जर है कोई। एयरपोर्ट पे आए बाद भी अंदर चेकिंग के नाम पे सिर्फ 3-4 आदमी बैठे हो, बोले बंदूक निकाल, बंदूक निकाल। मैं बोला किस बात की बंदूक? हर इंसान पूछ रहा है भाई यहाँ पे क्या है, किस लिए आया, क्या करने आया। बहुत ही कैजुअल अप्रोच है भाई। और ये बोर्डिंग गेट तो ऐसे है मानो किसी घर का ड्राइंग रूम है, कोई भी आके अंदर बैठ जाए। और अब एक बार मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लग चुकी है और मैं बोर्डिंग गेट पे बैठा हूँ, लेकिन मैं निकल के अभी चाहे एयरपोर्ट के बाहर चला जाऊँ, मैं चाहे एयरपोर्ट के एंट्रेंस पे जाके बैठ जाऊँ, एयरपोर्ट में कहीं और टहल लूँ, घूम लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लाइट उड़ने से पहले मेरे को कहा गया है कि भाई इधर स्पीकर लगा हुआ है, हम स्पीकर से आवाज़ मार देंगे तब तुम आ जाना। यानी कि एक बारी बैग की तलाशी होगी। अब कोई इंसान चाहे बैग लेके बाहर चला जाए और दूसरी बार दोबारा से अंदर घुस जाए अपना बैग लेके, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आगे अंदर बैठ जाओ। एक बार ही होगी फॉर्मेलिटी, अब चाहे बाहर निकल के घूम फिर के दोबारा जब फ्लाइट उड़ने का टाइम हो तब आगे फ्लाइट में चढ़ जाओ सीधा। और बाकी आप ये जो गेट देख रहे हो ना, अभी मैं उंगली उठाता हूँ आपको आइडिया हो जाएगा। देखो उधर गेट है, उस गेट के बराबर में ना बाहर रनवे है और उधर सारी वो उड़ने लग रही है, मतलब जहाज वगैरह जाने लग रहे हैं। मतलब वो फ्लाइट्स का रनवे है जिधर फ्लाइट्स खड़ी होती है, वो वाला एरिया है, वो सारे प्लेन्स खड़े उधर। और उधर भाई सोल्जर्स के ट्रक्स जाने लग रहे हैं, मतलब मिलिट्री के ट्रक्स घूमने लग रहे हैं वहाँ पे, फ्लाइट्स के साथ में वो टहलने लग रहे हैं, बड़े बड़े ट्रक्स। मतलब ये एरिया तक पेट्रोल करने लग रहे हैं एयरपोर्ट का, जहाँ पे फ्लाइट्स खड़ी होती है रनवे, और जहाँ पे प्लेन्स खड़े उसके साथ वाला एरिया पेट्रोल कर रहे हैं बड़े बड़े, मतलब सोल्जर्स के जीप्स और ट्रक्स। मैंने गलती से भी उसकी फ़ोटो या वीडियो लेने की कोशिश करी और किसी ने मेरे को देख लिया तो आई एम श्योर मेरे को यहीं पे बिठा लेंगे और मेरे को डिटेन कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। अभी भी ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ मैं साथ ही डिलीट कर दूँगा और बाद में इसे रिसाइकिल बिन से रिकवर करूँगा। और हालांकि मेरे को बोल दिया जा चुका है कि मैं चाहे बाहर घुमाऊँ कुछ भी कर लूँ, पर मेरे को सबसे ठीक जगह है, यानी कि सेफ़ तो यहाँ भी फील नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन बाहर से कम ओवरवेलमिंग जगह मेरे को ये लग रही है। तो मैं इसीलिए इधर बैठ के बस टाइम काटने लग रहा हूँ, किसी तरह बस फ्लाइट के उड़ने का टाइम हो जाए। अभी भी 1.5 घंटा बचा है फ्लाइट के उड़ने के टाइम में, बस जल्दी से फ्लाइट उड़े और ठीक ठाक कीनिया एक बार लैंड हो जाए। बस उम्मीद कर रहा हूँ कोई ऐसा हाईजैक करना है वो फ्लाइट में, क्योंकि इस टाइम टेंशन पीक पे है। जैसे मैं कई बार बता चुका, कल परसों से 2 दिन से यहाँ पे बहुत ही अजीब माहौल है भाई। यहाँ पे आ गए अब सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हो गई है, सभी लोग मेरे ख्याल अब मेरी फ़्लाइट बोर्ड करेंगे। और मनोज भी आ गए साथ में, लेकिन मनोज भैया की फ़्लाइट है इथोपियन एयरलाइंस। मनोज भैया की बोर्डिंग मेरे बाद में है, मेरी तो 2 बजे फ्लाइट उठ जाएगी और अभी वक्त हुआ है 1:44, 2:10 की है, तो मेरे ख्याल अब किस बीच में बोर्डिंग करवा सकते हैं। और मैं उड़ूँगा उसके फिर थोड़ी देर बाद मनोज भैया भी उड़ जाएंगे। बहुत ही अजीब एयरपोर्ट था यार, पहुँच के बताऊँगा आपको इधर का एक्सपीरियंस, यकीन ही नहीं होने लग रहा।
ऐसे एयरपोर्ट देखे कभी आपने? एयरपोर्ट छोड़ो भाई, हर कदम मैं तो सर मार के रोया हूँ। मैं कहा, कहाँ फंस गए हम। तो कह रहे हो काम डाउन हो जाए यार। भिखारी बना दिया इन्होंने, एक एक नोट ले लिया हमारी जेब से। और दोस्तों भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा, तो सुबह से कुछ नहीं खाया। ब्रेकफास्ट होटल वालों ने दिया नहीं, पैसे ले लिए इतने, बस वो व्यू दिखा दिखा के पेट भर दिया हमारा। कुछ नहीं खाया, पहुंच गए एयरपोर्ट पे 2 बज गए। और मेरे को तो यूँ लग रहा है 2 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है। और ये एयरलाइन पता नहीं कौन सी है, जंबो जेट करके, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है। इनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। चक्कर आने लग रहे हैं, ना खाया। पानी की बोतल थी एक, पानी की बोतल एयरपोर्ट के स्टाफ ने ले ली, बोला मैं पीऊँगा। पैकेट पानी की बोतल मेरी खुद रख ली उसने, बोला मैं पीऊँगा। मैं बोला मैं भी पी लेता हूँ, पी के दे दूंगा। बोला नहीं मेरे को दे, मेरे को पीनी है। अरे मतलब तुम्हें पानी भी नहीं मिल रहा क्या? 2:10 पे फ्लाइट उड़नी थी, वक्त हो गया है 2:20, अभी तक बोर्डिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। लो भाई फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। भैया कब मिलेंगे अब आपसे? जल्दी मिलेंगे, ख्याल रखना भैया, जल्दी मिलते हैं। दिल्ली आराम से जाना, जब तक उतरोगे नहीं ना तब तक ही टेंशन रहेगी। मेरी भी टेंशन है, जब तक मैं नैरोबी उतर नहीं जाऊंगा। कुछ नहीं पता क्या होता, फ्लाइट आई जाए कोजे भीख मंगवा दी इन्होंने। और एयरपोर्ट पे कुछ भी खाने का नहीं है ना, भूखे मर रहे हैं, कुछ भी नहीं। पानी भी चलो कहीं से मिल गया, और भगवान का आदमी बैठा था, उनका शुक्रिया है। बस अब प्लेन में गनपट्टी में बंदूक ना लग जाए, इतनी उम्मीद कर रहा हूँ। हाँ, ये शहरी वाली तो फ्लाइट भी अलग है। वही तो मैं, कौन सी है यहाँ की? जंबो जेट है, कोई पता नहीं। मेरी फ्लाइट ठीक है, वो सोफिया वाली। हाँ उसमें थोड़ा ठीक रहेगा। मेरी में तो ना खाना देंगे ना कुछ, पूरे दिन का भूखा हूँ। चलो बाय भैया, बाय। बारिश आ गई बाहर तो देखो, छतरी ले खड़े हैं। और यहीं पे गाड़ी है फौजियों की। भाई सबके लिए छाता ले आए, मेरे लिए छाता नहीं लाए, बारिश होने लग रही है। और यहीं पे ना स्निफर डॉग्स वगैरह, कुत्ते और मिलिट्री वाले घूमने लग रहे हैं। ये अपना प्लेन जंबो जेट घुस गए भाई फाइनली। हेलो, ये रही भाई अपनी सीट 2B है, बैग रख दिया, खिड़की वाली नहीं दी यार। 2 ही सीट है वैसे इधर, 3 की नहीं है, 2 ही सीटों की लेना है। मुझे तो लग रहा है 7 वाली खाली रहने वाली है, क्योंकि कोई और आ ही नहीं रहा, तो इधर ही बैठ सकते हैं। भाई पहली बार इस एयरलाइन के साथ फ्लाई कर रहा हूँ, नाम ही पहली बार सुना है। और सीधा फ्लाइट बुक करी थी कल रात को, और आज इसमें बैठ गया। लेग स्पेस पर शानदार है यार, मतलब मेरे पैर फिट आने लग रहे हैं, जो कि कमाल की बात है। बढ़िया है सही में। लेकिन शायद मेरी आगे की सीट है, तो आगे वाली सीट्स में वैसे भी ज़्यादा है लेग स्पेस, पता नहीं पीछे कितना होगा, पर अपने तो पैर आ गए फिट। बाकी इधर जो कुछ भी हुआ एयरपोर्ट पे, वो सारी बातें आपको कीनिया पहुँच के एयरपोर्ट पे बताऊँगा आराम से। भाई मेरे को खुद से ही बोल रहे कि आप इस पे आ जाओ, एग्जिट वाली में, इस पे और भी ज़्यादा स्पेस है, आप लंबे हो। बढ़िया काम हो गया भाई। ये देखो प्लेन अभी रनवे पे पहुँचना ही लग रहा है टेक ऑफ करने से पहले। और मेरे दोनों साइड पता नहीं कौन कौन सी एजेंसीज के एरोप्लेन्स खड़े हैं। ये देखो कुछ प्लेन्स है यहाँ पे UN के, मेरे लेफ्ट वाली साइड, और कुछ प्लेन्स पता नहीं किसी और एजेंसी के, फिर दोबारा बीच में UN के प्लेन्स आ जाते हैं। और जो मैं हेलीकॉप्टर भी दिखा था जब हम लेक में थे, वही हेलीकॉप्टर शायद इधर मेरे राइट में खड़ा है, लेकिन मौसम की वजह से नाम क्लियरली नहीं दिख पा रहा कि भी है किसके। और ऐसे ही वही रनवे के दोनों तरफ मिलिट्री वाले घूमने लग रहे हैं, सिपाही इनके लोकल घूम रहे हैं, UN वाले घूम रहे हैं, स्निफर डॉग्स घूम रहे हैं, मानो जैसे पता नहीं कौन से बड़ी जंग की तैयारी होने लग रही है यार। बहुत ही अजीबोगरीब माहौल है यार, मतलब एयरपोर्ट तक का क्या हाल बना रखा है यार, रनवे तक का बहुत ही अजीबोगरीब माहौल है। भाई लैंड हो गया फाइनली, और जान में जान आ गई, सही बताने लग रहा हूँ। पहला एक्सपीरियंस था बनाई इस एयरलाइन के साथ, जंबो जेट। वैसे जंबो स्वाहिली वर्ड है जिसका मतलब होता है वेलकम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और बाकी कीनिया एयरवेज की एक सब्सिडायरी है ये। भूखा बहुत था, पर मैंने एक आध जुगाजू मंगवा लिए थे बैठा, और योगर्ट उसका पैकेट। चलते हैं अब। चलो भाई, स्वागत है मेरा कंट्री नंबर शायद 112वीं। और बाकी आज उन दिनों में से एक दिन है कि भी मैं किसी कंट्री में आ गया हूँ, लेकिन मेरे को
यूं ही नहीं पता कि उस कंट्री की करेंसी क्या है, कुछ भी नहीं पता मुझे इस देश के बारे में, लेकिन पहुंच गया सीधा। ना मेरे को यूं पता कि मैं रहूँगा कहाँ, ना मेरे को यूं पता कि मैं यहाँ पे करूँगा क्या, कितने दिन रहूँगा, कुछ भी नहीं पता मुझे। देखेंगे जो भी होएगा। और कीनिया ना तो एक तरह से बहाना था वैसे कॉन्गो से बाहर निकलने का। चलो वैसे ये किधर ला के रोक दिया, यूँ लग रहा है कि दूसरी फ्लाइट में चढ़ना है। नहीं, वो रहा गेट राइट में। फिलहाल अफ्रीका में एमपॉक्स का इतना फैला हुआ है, हर एयरपोर्ट पे हाथ सैनिटाइज कराएंगे। फिर येलो फीवर वैक्सीन तो मांगते ही मांगते हैं, पता नहीं सुबह से ही 5 बार दिखा चुका कहीं ना कहीं। यहाँ भी वैसे येलो फीवर देखा, इन कंट्रीज़ के लिए मांगते हैं येलो फीवर कार्ड। अच्छा वो मेरे पास था, रखता ही हमेशा बैग में। भाई पता नहीं क्यों पर बहुत शांति मिल रही इस एयरपोर्ट पे आए बाद ना। आप लोग हो सकते हैं सोच रहे हो कि भी मैं एयरपोर्ट पे आ कैसे गया, मतलब सीधा कंट्री में लैंड कैसे हो गया जब मेरे को कुछ पता ही नहीं। मैंने वीज़ा तो लिया होगा या फिर इस देश का वीज़ा ऑन अराइवल है या वीज़ा फ्री एंट्री है। तो दरअसल इंडियंस यहाँ पे आ सकते हैं कीनिया में विद एन ETA। ETA यानी कि इनका एक डॉक्यूमेंट होता है जो ऑनलाइन आप ले सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके कुछ बेसिक डिटेल्स भर के। तो क्योंकि मैं इस पार्ट ऑफ अफ्रीका में ट्रैवल कर रहा था, मैंने पहले ही जितने ज़्यादा वीज़ाज इकट्ठे कर सकता था कर लिए थे, और लगभग 20 एक दिन पहले ही मैंने कीनिया का ETA ले लिया था जो कि मेरे पास पहले से था, और वो अभी भी वैलिड है। अगले मेरे ख्याल शायद 3 महीने का दिया था इन्होंने ETA। चलो इमिग्रेशन में चलते हैं। लो भाई मेरा ETA देखा फ़ोन में और तुरंत फिंगरप्रिंट कराए, और मेरे से पूछा कि भी कहाँ से आए हो, कितने दिन रहोगे, किस लिए आए हो। मैंने बताया और तुरंत 2 मिनट के अंदर अंदर सारा काम हो गया और स्टैम्प मार दी पासपोर्ट पे। एयरपोर्ट बिल्कुल खाली पड़ा है, तो इसका ये फ़ायदा रहा कि सारे ही काउंटर्स खाली थे इमिग्रेशन के। अभी मेरे को एयरपोर्ट पे लैंड हुए 10 मिनट भी नहीं हुई कि मैं फारिग भी हो गया, बस बैग लेना बाकी है। और अपन सीढ़ियों पे ही थे कि वो देखो मेरे को मेरा बैग भी दिख गया। वाह भाई वाह, ऐसे जो दिन होते हैं ना ट्रैवल के बड़े बढ़िया लगते हैं, जब 10 मिनट में सारा काम हो जाए और सीढ़ियों से ही बैग दिख जाए, मज़ा आ गया। करीबू मैजिकल कीनिया। अरे भाई स्वाहिली लैंग्वेज में करीबू का मतलब होता है वेलकम, जाम्बो का मतलब तो हेलो होता है। मेरा भी दिमाग ख़राब हो रहा है। लो भाई बाहर निकल लिए अपन, खूब सारे बैंक्स और ATMs। एयरपोर्ट तो मस्त है इनका। आ तो गया अपन देश में, अब थोड़ी सी रिसर्च कर ही लेते हैं इनकी करेंसी क्या है, डॉलर से चेंज कराए या ATM से निकलवाए, टैक्सी की ऐप कौन सी है, ऊबर आएगी या कैसे जाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। बाकी यहाँ पे एयरपोर्ट पे आए बाद मेरे को वाईफाई मिल गया था, तो मैंने तुरंत इनकी करेंसी देख ली, और करेंसी है कीनियन शिलिंग्स। 1 US डॉलर में है 130 कीनियन शिलिंग्स, और 1 भारतीय रुपये में है एग्जैक्टली 1.5 कीनियन शिलिंग। इसलिए अपने लिए काफ़ी आसान हो जाएगी कन्वर्जन। और इंटरनेट मिलने की वजह से मैंने यहाँ से ऊबर के रेट भी देख लिए थे। वेस्टलैंड्स करके एक जगह है नायरोबी में, ठीक जगह हो रहने के लिए, उधर तक के रेट दिखा रहे 1600 शिलिंग्स, यानी कि अपने वही भारतीय 1000-1100 रुपये। और क्योंकि इंटरनेट था तो वहाँ पे मैंने एक रात का एक बार अपार्टमेंट भी बुक करा लिया। सही होगा तो बाद में एक्सटेंड कर लेंगे। सनसेट बस होने ही वाला है, और चल के सामने सिम कार्ड वाले भी दिख गए, एयरटेल, सफारीकॉम, टेलकॉम, ये 2-3 हैं, और साथ में कार रेंटल वाले भी। इनका तो अपन क्या करेंगे, पर सही है इधर सामने ही है सारी चीज़ें। चल के एक सिम कार्ड लेते हैं, एयरटेल का ही ले लेते हैं। ये जनाब मेरे को ऑफर कर रहे थे 2500 पर, मैं बोला नहीं आप और सवारी ढूंढो, मेरे को अभी दुखी ना करो, मेरे को अपना टाइम लेने दो, अपना काम करने दो। तो चल के अब अपन सिम कार्ड ले लेते हैं एक। थैंक यू। ये कराया भाई मैंने कुछ डॉलर एक्सचेंज। कारण ये था कि मैं सिम कार्ड ले रहा था और एयरटेल वाले यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, और बोले कि US डॉलर ले लेंगे या फिर कीनियन शिलिंग, लेकिन US डॉलर का रेट भी बिल्कुल गलत दे रहे थे। तो मैंने जाके साइड में से चेंज करा लिया $50 एक बार। ये थे भाई कुछ इनके रेट्स, मैंने कराए ये 50 GB वाला 30,000 कीनियन शिलिंग्स का। इसके वैसे आप कन्वर्ट करो तो बढ़ेंगे 23-23.25 डॉलर, पर ये बोले 32 देने पड़ेंगे। बोला 32 कहाँ से, तो 23 बन रहे हैं। तो मैं 50 लेकर और साथ में से बदलवा लिए, और मेरे को 50 के मिले 125 रेट के हिसाब से 6250 कीनियन शिलिंग्स, कुछ ऐसे इनके नोट है। और फिर मैंने इसमें से इन्हें दे दिए, और मेरे आधे रुपये बच गए इसमें से इन्हें दिए बाद भी, तो यानी कि सस्ता पड़ा। ये यहाँ से मेरे से ज़्यादा ले रहे थे, सीधा डॉलर से पे करता। तो एनीवे चलो पैसे लेके निकलते हैं, कराते हैं ऊबर। सिम कार्ड ले लिया मैंने, और साथ में ना कॉलिंग का पैक भी ले लिया था। एक कॉल है यहाँ पे 1 मिनट की 2 कीनियन शिलिंग, यानी कि अपने भारतीय 1.25 रुपये कुछ हुए। तो मैंने 50 शिलिंग का वो रिचार्ज भी करा लिया, मतलब अपन अपने फ़ोन से 25 कॉल्स कर सकते हैं। बाकी मैं सिम कार्ड वाली लड़की से पूछ रहा था कि भी कौन सी यहाँ पे टैक्सी की ऐप चलती है, क्या बेस्ट तरीका है शहर में जाने का। तो बोली ऊबर और बोल्ट दोनों चलती है। साथ ही मैंने बोल्ट का भी प्राइस देख लिया, ऊबर 1600 दिखा रहा था, बोल्ट सिर्फ 940 ही थी। तो मैंने बोल्ट ही बुक कर दी, और आ भी गई, यहीं पर है वो ड्राइवर। और वो जो ड्राइवर मेरे को आधे पौने घंटे पहले इंसिस्ट कर रहा था, चल तेरे को सिर्फ 2500 में ले चलूँगा,
वो भी दोबारा पीछे पड़ा, बोला कि भी चले। मैं बोला अब तो मैंने बोल्ट करा ली। बोला कितने की? मैं बोला 940 की। बोला ओके थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, इवन बेटर आफ्टर सीइंग योर लवली कार। कैन आई सिट इन द फ्रंट? Nice car. Yes, thank you. How is India? How is India? How do you know I'm from India? Because I tried to call you and I can see. It was Indian number. Okay. Yeah, I'm fine. Welcome to Kenya. Thank you so much. Karibu. That's how you say it, right? Karibu, yes. Asante. अच्छा है, बाकी अपने को अंधेरे से पहले टैक्सी वगैरह मिल गई, सारा काम हो गया है और अंधेरा होएगा भी नहीं ठीक से, हम होटल पहुंच ही जाएंगे। यहाँ से मेरे ख्याल है 20-21 किलोमीटर मेरा अपार्टमेंट जो मैंने कराया है, 25-26 मिनट का रास्ता होगा। मेरे को तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं कीनिया की इतनी अभी तक, पर जो मैंने स्टोरी सुनी है उसमें यही सुना है कि भी इतना ज़्यादा कोई सेफ है नहीं। इज कीनिया सेफ? इट्स सेफ? ओके। एट नाइट इज इट सेफ टू वॉक अराउंड? Yes, you can walk. बट many people scared me about Kenya. They said Kenya is not safe. You see, you are in Western. Yeah, okay. We have ghettos, deep slum. Yeah, the ghettos can be dodgy, yeah? Yeah. Okay. But I'm glad I met such a nice man like you. The first person I met right after I stepped out of the SIM card shop. Really nice to meet you. Thank you. बाकी मैं भी क्या बोलने लग रहा हूँ यार, मैं कौन सी जगह से आया हूँ, कौन से देश से आया हूँ मैं जस्ट अभी, और मैं ऐसा सोच भी कैसे रहा हूँ कि भी ये जगह खतरनाक हो सकती है। जन्नत है यार ये जगह तो सही में। कंट्रास्ट देख के क्या सवाल पूछ रहा हूँ मैं अभी बेवकूफ़ों वाला। Just express because of the traffic of the day. हाँ ओके। Traffic should be there. How much for the express road? Is it free? Huh? No, it's all free. I'll pay. I have some cash, very little. Very. You can pay so that you pay me. Okay, okay, I'll pay you. यहाँ पे भाई मैं जो रास्ता है उसमें भीड़ है तो कह रहा था कि भी उससे चलेंगे एक्सप्रेस हाईवे से, उससे टोल तो लगता ही है। खैर सही लग रहा है, बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। एनीवे मतलब इतना खुलेआम मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, घूम पा रहा हूँ, अपने आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। एयरपोर्ट पे कहीं पे कोई परेशानी नहीं, कितना मॉडर्न एयरपोर्ट था, बढ़िया था। तो यार ये जगह तो सही में जन्नत ही है। एक्सप्रेसवे। Oh, that's the expressway. Bro, Kenya is very developed. It's very beautiful. It's very good. Really nice. That's why we have a community called Indian community. You have Indian community here? Okay. चढ़ गए भैया हम इनके एक्सप्रेसवे पे। सड़क देख सकते हो आप, एंडी सड़क है एकदम। कीनिया तो बहुत डेवलप्ड है यार। कीनिया को शायद प्राइड ऑफ अफ्रीका बोलते हैं और ये ईस्ट अफ्रीका की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है और शायद सबसे ज़्यादा ही डेवलप्ड होगी मेरे ख्याल से। कीनिया इज कॉल्ड द प्राइड ऑफ अफ्रीका, राइट? आई थिंक या। ये देखो साथ वाली रोड पे जाम लगा हुआ है जिनने एक्सप्रेस नहीं लिया, और हम क्योंकि एक्सप्रेस पे है कोई भी नहीं है, राजाओं की तरह जाने लग रहे हैं। अभी भाई ने बताया कि आप यहाँ पहली बार आए हो घूमने। मैं बोला हाँ पहली बार आया हूँ। बोला मैं गारंटी लेता हूँ आप यहीं पे रह जाओगे, आप उल्टे ही नहीं जाओगे, आप यहाँ पे काम धंधा ही शुरू कर दोगे। मैं बोला क्यों, इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो आप? बोले कि भी यहाँ पे सारा तो इन्होंने इंडियंस ने राज कर रखा है, सारे बड़े बड़े बिजनेसेस इंडियन चलाते हैं। बोले ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है इनके मालिक इंडियंस है यहाँ पे कीनिया में, सारे बड़े बड़े बिजनेसेस के मालिक इंडियंस हैं। फिर कुछ के मेरे को नाम भी गिनाए पर मैं जानता नहीं था ऑब्वियसली, पर ऐसा सच है। वैसे कीनिया में काफ़ी इंडियंस, बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी और बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 members of parliament in Kenya are Indians. Indians. Wow. One in from Kisii County, another one is from Kisumu County. Okay, that's amazing. Maybe I can also be one of the members of parliament. Yeah, now that I'm here. भाई CBD की तरफ जाने लग रहे हैं, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सिटी सेंटर कह लो। और कंट्रास्ट देखो यार, मतलब सेम कॉन्टिनेंट में एक देश से 2 घंटे की फ़्लाइट लेने के बाद मैं किसी और देश में आया हूँ और उस देश के नज़ारे और हालात आपने देखे, साथ ही में इस देश के भी देख लो। आंखें फटने को हो रही है मेरी तो ये स्काईलाइन देख के। ओ तेरी है।
भाई हाईवे पे साथ साथ हमारी स्पीड लिखी आ रही है गाड़ी की, और सामने स्काईलाइन दिख रही है। यार मेरे को तो इंडिया बुला दिया इन्होंने, मैं तो कहाँ अफ्रीका में लग रहा था, किसी बैकवर्ड एरिया में, और अब एकदम से ऐसे लग रहा है कि भी दुबई आ गया। वाह। तो अब हम वेस्टलैंड्स में एंटर कर गए, जिधर मैंने मेरा अपार्टमेंट करा रखा है। ये बढ़िया इलाका है रुकने का। राइट में आप देख सकते हो एक शानदार सा ये होटल है, और ये जो एक्सप्रेस वे था इसका टोल दे दिया हमने 350 शिलिंग, अपने भारतीय 200 रुपये। फिर भी महंगा था यार 350 शिलिंग, देखा जाए तो इतना लंबा तो सफ़र भी नहीं था। 3 से 4 मिनट के अंदर अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे और उतर के करते हैं चेक इन। आगे भाई बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, इधर तो गाड़ी वगैरह तलाश रहे थे। I already made the payment with card. Okay, thank you very much. Thank you, brother. Thank you so much. Have a good night and take care. ये रही अपनी चाबी, और बढ़िया जगह लग रही है यार ये तो। Thank you. Thank you, brother. That's a lovely place. Yeah, first time in Kenya. Thank you so much. Pretty nice. Thank you, brother. तो भाई ये है अपना अपार्टमेंट। ये देखो ये है किचन सी। हालांकि अपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं है, पर फैसिलिटी सारी है। देखो माइक्रोवेव, केटल वगैरह, वहाँ पे सिंक, ऊपर इतने सारे खाने, इधर फ्रिज भी। अपना तो हालांकि छोटा सा ही बैग है, इतना सामान होता ही नहीं। ये एक टेबल सी, साथ में चेयर, टीवी, लैपटॉप रखा मेरा काम वाम करने के लिए। ये बेड है, काफ़ी सही बड़ा बेड भी है, और ये अलमारी सी जिसमें मैंने बैग रख दिया। इधर बैठने के लिए कुर्सियाँ भी है, पानी भी रख दिया था। चलो बढ़िया है। और उधर चलेंगे तो वहाँ एक बालकनी है, बालकनी से बाहर के नज़ारे, जो कि अभी तो अंधेरा हो गया, इतना कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन सामने पार्क है, लोग फुटबॉल खेलते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। ये है बाथरूम भाई, ठीक है, डिसेंट सा। बाकी इसकी अपार्टमेंट की कीमत पड़ी मुझे $65 एक रात के, यानी कि अपने भारतीय 6000 से कम हो गए, 5,500 पौने 6,000 रुपये एक रात के। पर मेरे को ये बढ़िया लगा, तो मैं ये एक्सटेंड कर लूँगा शायद 4 रातों के लिए। तो दोस्तों फाइनली अब हम आ गए हैं कीनिया, सही सलामत, एकदम ठीक ठाक, जिंदा, एक ही पीस में। अब मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ कि भाई हुआ क्या था एक्चुअली में, एयरपोर्ट पे क्या सिचुएशन हुई थी हमारे साथ गोमा एयरपोर्ट पे। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो ये जो घटना है जो आज मेरे साथ हुई है, ये मैं अभी अगली वीडियो में डाल दूंगा। तो आप अभी ये सफर वाली वीडियो देखो, कैसे मैं DRC से बाहर निकला, और कल या परसों में आप लोग ये वीडियो भी देख लो कि भाई एक्चुअली एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या घटना हुई थी, क्यों मेरे को हर जगह मिलिट्री वालों ने पकड़ लिया था और यूं बोला था कि भी तेरे बैग में से बंदूकें निकाल, तू कोई स्पाई है, तू कोई सिपाही है, और कैसे मैं इन चीजों से बच के अभी यहाँ पे पहुंचा हूँ। M23 rebels in the Democratic Republic of Congo have taken control of the eastern city of Goma. We have just received the news that Goma International Airport has been captured by the M23 rebels. Many fled from their home villages as rebels led by M23 continued to advance. The US has asked its citizens to leave immediately. Last week, hundreds of protesters attacked several embassies. The United Nations warned that M23 rebels were advancing towards Bukavu, South Kivu's largest town. Escalating conflict in the neighboring Democratic Republic of Congo could lead to a regional war.